सुप्रभात विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय 2 को हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अध्याय 2 कक्षा 11। ये व्यवसायिक संगठनों के स्वरूप को पढ़ते आ रहे हैं और अब हम अंतिम संगठन की ओर बढ़ रहे हैं। अंतिम संगठन की अगर हम बात करें तो संयुक्त कंपनी या संयुक्त पूंजी कंपनी की हम चर्चा करेंगे और आज इस संयुक्त पूंजी कंपनी के परिदृश्य को या फिर इसके परिचय को जानने का हम प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने सहकारी समितियों के बारे में प्रमुख रूप से हमने चर्चा कर ली है और जहां तक मैं समझता हूं कि आपने अपनी कॉपी में भी नोट्स बना लिए होंगे। मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं उनको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, साथ साथ लिख भी रहा हूं ताकि आप भी अपनी कॉपी में नोट्स के माध्यम से लिख सके। विद्यार्थियों, आज जो हमारा प्रकरण है कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी जिसे कहते हैं, कंपनी अधिनियम जो 1956 था वो बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर जो परिवर्तन किया गया उस कंपनी की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, कंपनी के अर्थ से हम समझते हैं कि कंपनी हम अक्सर सुनते हैं कि हम किसी की कंपनी के साथ रहकर कार्य करते हैं या हमारे मित्रों की भी आपस में एक कंपनी होती है या फिर तमाम प्रकार के ऐसे जो व्यवसाय करने वाले होते हैं उनकी भी एक कंपनी होती है। ये एक ऐसा संगठन होता है विद्यार्थियों, एक ऐसा संघ या एक ऐसा संगठन होता है जो व्यवसाय को चलाने के लिए ये कंपनी जो बनती है। विद्यार्थियों, कंपनी को हम बुरे प्रक्षेत्र में देखते हैं तो तमाम प्रकार की हम बात करते हैं कि हमें अच्छे लोगों की कंपनी के साथ रहना चाहिए, गंदे लोगों की कंपनी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो कंपनी अपने आप में हम या जो कंपनी पढ़ रहे हैं ये कंपनी व्यवसाय के संदर्भ में बात होती है। इस कंपनी की इसमें ये कंपनी ऐसी होती है कि ऐसा एक संघ होता है, एक ऐसा संगठन होता है जिसमें तमाम प्रकार के जो व्यवसाय करने वाले होते हैं लोग या इंसान, जो सदस्य मिलकर एक ऐसा संघ बनाते हैं, एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो व्यवसाय को आगामी भविष्य के लिए चलाने के लिए या वर्तमान रूप में चलाने के लिए एक ऐसा संघ बनता है जिनका अपनी कंपनी से अलग पृथक अस्तित्व होता है। अपने सदस्यों का जो सदस्य होते हैं उनका अपनी कंपनी से अलग पृथक अस्तित्व होता है, मगर वो उस कंपनी के अंशधारक होते हैं और उस कंपनी के अंशों को खरीदकर उसके अंशधारक बनकर उसके सदस्य बन जाते हैं। उस कंपनी के बारे में हम आज बात करेंगे। विद्यार्थियों, अगर कंपनी की बात करते हैं तो बड़ी बड़ी ऐसी सार्वजनिक कंपनियां भी होती हैं और निजी कंपनियां भी होती है। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी के बारे में तुलनात्मक रूप से मैं बात करूंगा, मगर आज हम पहले कंपनी को समझे। कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसा संघ है या ऐसा एक संगठन है जो व्यवसाय को चलाने के लिए तमाम प्रकार के सदस्य मिल साथ होकर अपने सदस्य व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया तथा जिसके अपने सदस्यों से हटकर किया होता है उनका अलग से वैधानिक, जो सरकार के नियमों के अनुसार हो, वैधानिक अस्तित्व होता है, जिनका अपने सदस्यों से बिल्कुल वैधानिक अस्तित्व होता है। प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वो सदस्य उसके अस्तित्व में नहीं होते हैं, मगर अप्रत्यक्ष रूप से वो सदस्य उसके अस्तित्व में होते हैं। मगर कैसा? उसके अपने सदस्यों से हटकर, एक उनके सदस्यों से बिल्कुल हटकर अपना एक वैधानिक अस्तित्व होता है। वैधानिक ढांचा लेकर वो खड़ी होती है, विधान के अंदर होती है, सरकार के नियमों के अनुसार चलती है और नियमों के अनुसार जो चलती है वो सार्वजनिक कंपनी कहलाती है, सरकारी कंपनियां भी कहलाती है। निजी कंपनी में होती है, उन्हें भी विधान के अंदर रहकर, विधान ने सरकारी जो कानून के अंदर रहकर कार्य करना होता है। हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और कंपनी की धारा 2013 क्या कहती है। कंपनी की धारा 220 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत कंपनी की परिभाषा क्या है उसको पढ़ेंगे। कंपनी का अस्तित्व कौन से अधिनियम से आया उसको पढ़ेंगे और किस प्रकार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है उसके बारे में मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा। एक एक बिंदु को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी कुछ लोगों का क्या है? एक संघ है, एक संघ है, एक एसोसिएशन है। संघ को हम या एसोसिएशन कह सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे एसोसिएशन बने होते हैं, जैसे कि अगर मेडिकल वालों का एसोसिएशन बना हुआ है, दुकानदार जो बाजार के अंदर जो किराने की दुकान वाले उनका एसोसिएशन बना होता है। तो इस प्रकार कंपनी के भी जो कुछ लोगों का एक संघ होता है, एक एसोसिएशन होता है, जिसका गठन, इसका गठन है कि इसको क्यों बनाया जाता है? इसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, वो व्यवसाय वैधानिक हो, सरकार के नियमों के अनुसार हो, अवैधानिक नहीं हो, व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया होता है। इसका गठन क्यों किया गया होता है? किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया होता है तथा जिसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। ये इसके अंदर सदस्य तो इस कंपनी के अंदर सदस्य तो जुड़ते हैं,
मगर जो इसका अस्तित्व होता है, वो जो वैधानिक अस्तित्व होता है वो सदस्यों से पृथक होता है, वो सदस्यों से हटकर होता है। ये अपने आप में एक ढांचा लेकर खड़ी होती है, इसके अंदर तमाम प्रकार के सदस्य जुड़ते हैं। अब कंपनी के सदस्य कैसे जुड़ते हैं? कंपनी क्या करती है कि अंश मार्केट के अंदर रखती है। अब कंपनी जब अंश रखती है तो अंश दो प्रकार के होते हैं, अगर आपको मैं आगे समझाऊंगा और आप कक्षा 12वीं के अंदर भी पढ़ोगे तो विस्तृत इसकी चर्चा भी होगी। ऐसे अंश है, एक समता अंश होते हैं और एक पूर्व अधिकार अंश होते हैं। समता अंश जिस पर उन सदस्यों का पूरा इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर जिसे बोलते हैं, पूर्व अधिकार प्रेफरेंस शेयर जिसे बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर और ये इक्विटी शेयर होते हैं। कंपनी क्या करती है? अपने प्रदत्त मूल्य पर इन अंशों को मार्केट में पूरा बिखराव करती है। सदस्य इनके अंशों को खरीदते हैं और अंशों को खरीदकर इस कंपनी में वो सदस्य बन जाते हैं और अंशधारक बन जाते हैं। जो ही सदस्य, वे सदस्य जो अंशों को खरीदकर इस कंपनी के सदस्य बनते हैं, अंशधारक बनते हैं, वो कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। कंपनी के अंशधारक ही कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। विद्यार्थियों, आप कहीं भी कंपनी के स्वामियों की बात जब करते हो तो स्वामी ही कंपनी के अंशधारक होते हैं जिन्होंने अंशों को धारण किया। कंपनी अंशों को मार्केट में लाती है, तमाम प्रकार के लोग उन अंशों को खरीदते हैं, उन अंशों के ऊपर रेट होती है। जैसे कि 10 रुपए के अंश है, एक अंश के कितने रुपए हैं? 10 रुपए। ऐसे अगर 1000 अंश खरीदे जाते हैं तो 1000 को अगर हम 10 से गुणा करें तो 10,000 रुपए कंपनी को मिलते हैं और फिर ये कंपनी अपने अंशों को शेयर मार्केट के अंदर लगाती है। शेयर मार्केट के अंदर जो ही उछाल आता है तो उन सदस्यों के जो उन्होंने शेयर मार्केट में अंश लगाए हैं, जो सदस्यों ने 10 रुपए में खरीदे, उनको उन पर प्रीमियम दिया जाता है और प्रीमियम लेकर उन सदस्यों को भी फायदा होता है और कंपनी को भी फायदा होता है। मगर इन सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका जो वैधानिक अस्तित्व होता है वो सदस्यों से हटकर होता है। पूरी जो लायबिलिटीज होती है, पूरे जो कर्तव्य होते हैं, पूरी जो कानून की बाध्यता होती है, ये तमाम प्रकार के उस कंपनी पर रहते हैं, ना कि उन सदस्यों पर रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिसका अपने सदस्यों से क्या होता है? हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। ये अस्तित्व में रहती है, अपने आप में ढांचे में खड़ी रहती है। इसमें सदस्य अंश खरीदकर इसके सदस्य बनते हैं, मगर कानूनी दृष्टि से विभिन्न प्रकार के अगर लोन चुकाने हो, विभिन्न प्रकार के दायित्व निभाने हो, ये कंपनी स्वयं अपने आप में करती है, क्योंकि इसका वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। वैधानिक अस्तित्व जो कानून के नियमों के अनुसार चलती है, अपने सदस्यों से इनका क्या होता है? हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। अपने आप में ये निपुण होती है, अपने आप में ये कार्य करती है। अब तमाम प्रकार के जो कार्य है, जो दायित्व है, जो और भी अधिकार है, वो अपने आप में करने के ऊपर निर्भर रहती है, प्रबलता पर रहती है। इसलिए इसका सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी कैसे पैसा जुटाती है वो आपने समझा, और आपने समझा कि वास्तव में कंपनी का क्या मतलब होता है। कंपनी कुछ लोगों के संघ जिसका गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए, क्या किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए किया गया हो, तथा जिसका अपने सदस्यों से, अपने जो भी सदस्य हैं जिनको अंश देकर, पूंजी लेकर अपने सदस्य बनाया, उन अपने सदस्यों से हटकर वैधानिक अस्तित्व होता है। अपने सदस्यों से कैसा हटकर होता है, और अब होता कैसा अस्तित्व है? बिल्कुल वैधानिक अस्तित्व होता है, लीगली होता है, कानून की दृष्टि से बाध्यता होती है ये कंपनी अधिनियम 2013। विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम 1956 था, जिसे पुनः बदलकर इसके अंदर तमाम प्रकार के, इसके अंदर अध्याय को बदला, तमाम प्रकार की कंपनी अधिनियम की जो धाराएं, पहले 1956 में कितनी धाराएं चलती थी, अगर मैं जहां तक आपको उचित लगेगा या फिर मुझे उचित लगेगा तो मैं आपको उसकी 1956 की धाराओं और 2013 की धाराओं में कितना फर्क है उनके बारे में भी मैं एक बार ऐसा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन रहा हो। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा, कंपनी अधिनियम 1956 जो बदलकर कंपनी अधिनियम 2013 में आया, और तमाम प्रकार के कुछ चीजों में बदलाव भी। जब कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो कंपनी अधिनियम 2013 में एक चीज आई, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व। इसके तहत तमाम प्रकार की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो 1000 करोड़ पर जब टर्नओवर करती है तो उन्हें 2% सामाजिक तौर पर हमें उनको 2% देने होते हैं। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर संशोधन हुआ। जैसे अगर हम बात करें तो बाड़मेर के अंदर कैन एनर्जी है, अगर ये वर्ष के अंदर 1000 करोड़ का टर्नओवर करती है तो उसे 1000 करोड़ के टर्नओवर पर 2% सामाजिक क्षेत्र में लगाने होंगे। जैसे आपने बाड़मेर में देखा होगा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान चल रहा हो, या तमाम प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे लगाती है। कैन में तमाम प्रकार की ऐसी वैन चलाती है, एम्बुलेंस चलाती है, लोगों में पल्स पोलियो अभियान चलाती है, और भी हॉस्पिटल के अंदर भी पैसा देती है, ऐसे पार्क भी बनाती है। तो 2% सामाजिक तौर पर उन्हें लगाने होते हैं, और वो कंपनी जिस क्षेत्र के अंदर कार्य करती है वहां वो ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में पैसे लगाएगी। ये कंपनी अधिनियम 2013 में ऐसे संशोधन हुए। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 क्या कहती है?
ये वो कहती है कि उन कंपनियों से है, कंपनी का तात्पर्य उन कंपनियों से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ हो। विद्यार्थियों यहाँ शब्द आया समामेलन। समामेलन का अगर हम वास्तविक रूप से बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है, एकत्रीकरण होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो क्या है समामेलन, यानी कि कंपनी 2013 अपने नियमों के अनुसार, अपनी औपचारिकताओं के अनुसार, वैधानिक औपचारिकता के अनुसार किसी कंपनी की क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करती है। उस कंपनी को अपने ऐसे उत्तरदायित्व देती है, एक ऐसा प्रमाण पत्र देती है ताकि वो कंपनी आगे जाकर अपना व्यवसाय कर सके। तो ये कहती है कि कंपनी का तात्पर्य उन कंपनियों से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ हो। आप सीधी परिभाषा लिख सकते हैं कि कंपनी की परिभाषा क्या है, तो आप लिख सकते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत कंपनी से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिसका समामेलन यानी जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ। विद्यार्थियों कंपनी कोई भी खोलती है तो वो क्या करती है, तमाम प्रकार की ऐसी औपचारिकताएं होती है, ऐसे फॉर्म भरने पड़ते हैं, प्रपत्र भरने पड़ते हैं, वो रजिस्ट्रार के पास जाकर ऐसे प्रपत्र देने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार उसको चेक करता है, चेक करने के बाद इतनी अवधि के अंदर एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। प्रमाण पत्र देते ही कंपनी समामेलन में आ जाती है और आने के बाद वो अपना व्यवसाय कर सकती है। तो ये कहती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत उन कंपनियों से है जिसका समामेलन कंपनी अधिनियम 2013 में हो या इससे पूर्व में किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। आप ये भी कह सकते हैं कंपनी अधिनियम 2013 में ही जो समामेलित हो, नहीं, या इससे पूर्व भी। इससे पूर्व की अगर बात करते हैं तो वो कंपनी अधिनियम 1956 कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कंपनी अधिनियम 1956। कंपनी अधिनियम 1956 में भी जिसका समामेलन हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो भी कंपनी की परिभाषा में गिनी जाएगी, कंपनी ही कहलाएगी। गौर करिए इन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को समझे, ये चीजें आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। तो हमने कंपनी को समझा और कंपनी की परिभाषा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के तहत, ये धारा 2 है और 20 यानी कि इसकी सेक्शन की भी सब सेक्शन होती है। अब जैसे धारा 2 है, एक और धारा बनी तो धारा 1 के अंदर जोड़ दिया, 2 के अंदर, धारा 2 के अंदर जोड़ दिया। इस प्रकार धारा 20 के अंदर ये कहा गया कि कंपनी से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिसका समावेलन कंपनी अधिनियम 2013 में हुआ हो या उससे पूर्व कोई भी अधिनियम में हुआ हो। उससे पूर्व अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 कहलाता है। विद्यार्थियों आगे हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कंपनी एक ढांचे में खड़ी रहती है। कंपनी अपने आप में बहुत ही बड़ी एक पूंजी लेकर तमाम प्रकार के व्यवसाय करती है। इन सब हमने संगठन पढ़े, हिंदू बचत पढ़ा, साझेदारी पढ़ी, सहकारी समिति पढ़ी, तमाम प्रकार के ऐसे एकल स्वामित्व पढ़ा, मगर इन सब से विशिष्ट रूप से और विस्तृत व्यापार करने वाली जो होती है वो कंपनी होती है। अब कंपनी को चलाते तो व्यक्ति है, मगर कंपनी क्या एक व्यक्ति है? हाँ, एक व्यक्ति है, मगर वो कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम का मतलब होता है, हिंदी में एक शब्द है कृत्रिम, जैसे इंग्लिश में हम आर्टिफिशियल बोलते हैं, आप आर्टिफिशियल से समझ आओगे। और आपने देखा होगा तमाम प्रकार की जो महिला वर्ग की लोग होती है, महिला वर्ग के जो लोग होते हैं वो आर्टिफिशियल सामान ज्यादा खरीदते हैं। आर्टिफिशियल ऐसे कॉस्मेटिक के होते हैं, तो ये आर्टिफिशियल जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो। अब ये एक कंपनी एक कैसी है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है। कैसी है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। इसकी पर्सनालिटी कैसी है? देखिए, पर्सनालिटी से मतलब ये नहीं है कि आप कितने अच्छे लगते हो। पर्सनालिटी एक पर्सोना शब्द से आया है, जिसका लैटिन भाषा से आया है पर्सोना, यानी कि आपका मुखड़ा। अब मुखड़े से तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ आपका चेहरा, आप कितने सुंदर दिखते हो। पर्सनालिटी यानी कि आपके अंदर क्या क्या गुण है, आप कैसे व्यवहारिक है, आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, आपके चाल चलन कैसी, तमाम प्रकार की जो एक इंसान के अंदर गुण होते हैं, उसकी उपयोगिता होती है, सब पर्सनालिटी के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार कंपनी एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था है। इसका व्यक्तित्व कैसा है? कृत्रिम है, आर्टिफिशियल, यानी कि लोगों के द्वारा इसे बनाया गया है। और अधिनियम कंपनी अधिनियम 1956 है, कंपनी अधिनियम 2013, इसके तहत किसी रजिस्ट्रार ने इसे समामेलन में लाकर इसे ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो तो ये कृत्रिम रूप से कंपनी बन जाती है। विद्यार्थियों, कृत्रिम रूप से बन जाती है, संस्था है। इसका अलग से एक वैधानिक अस्तित्व होता है, अपने सदस्यों से बिल्कुल अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है, क्योंकि समामेलन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये अपने आप में अलग एक
इसका वैधानिक ढांचा होता है और ये शाश्वत उत्तराधिकार इसका होता है, यानी कि लगातार शाश्वत यानी गोइंग कंसर्न, यानी कि इसकी एक पद्धति होती है, संकल्पना होती है, आप कॉमर्स के अंदर भी पढ़ते हो 11th में अकाउंट में कि गोइंग कंसर्न यानी कि लगातार चलने वाली होती है। इसका उत्तराधिकार लगातार रूप में ये चलते रहते हैं, इसका जो भी इसका उत्तराधिकार होता है वो लगातार रूप में बना रहता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ये उसकी सार्वमुद्रण होती है, इसकी खुद की एक मुद्रा होती है, इसकी खुद की एक स्टैम्प होता है। हम कहीं जाते हैं, जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति जब डॉक्टर बन जाता है तो उसका खुद का विशेषज्ञ की उसकी खुद की एक प्रोफेशनल व्यक्ति बनता है, उसकी खुद की सील होती है। उसी प्रकार सार्वमुद्रण इसका खुद का होता है, इसकी खुद का एक उसकी बात सील होती है और इसका शाश्वत उत्तराधिकार कंसेप्ट पर चलने वाली गोइंग कंसर्न लगातार चलने वाली एक उत्तराधिकार को लेकर चलने वाली एक कंपनी होती है। तो कंपनी कैसी होती है? एक कृत्रिम व्यक्तित्व वाली संस्था होती है जिसका अलग से अपना वैधानिक अस्तित्व होता है। कैसा होता है? अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है। जब आप लेक्चरर के एग्जाम देते हो, कॉमर्स लेक्चरर के एग्जाम, तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि कंपनी का वैधानिक अस्तित्व कैसा होता है? अलग से, साथ में अलग से वैधानिक अस्तित्व होता है। इसका कंसेप्ट कैसा चलता है? ये शाश्वत उत्तराधिकार के रूप में चलती है और इसकी खुद की एक सार्वमुद्रण मुद्रा होती है। कंपनी को वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा शासित किया गया, या 2013 शासित यानी लागू किया गया है। जो कंपनी अधिनियम 1956 था, अब उसे हटाकर कंपनी अधिनियम 2013 लाया गया है। मुख्य रूप से याद करें, जिस प्रकार आप शासकीय अधिनियम 1932 याद रखते हो, अनुबंध अधिनियम ऐसे होते हैं 1872, ऐसे तमाम प्रकार की ऐसी जब बातें आती है तो इस प्रकार हम याद रखते हैं कि कंपनी वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013, ना मेरा, हमें क्या याद रखना है? सिर्फ कंपनी का महत्व याद रखना है। आगे मैं कई ऐसी ट्रिकें आपके सामने शेयर करूंगा, जब ऑफलाइन क्लासेस में रहूंगा तो प्रत्यक्ष रूप से जब पढ़ाऊंगा तो कई ऐसी ट्रिकें आपके सामने फंडामेंटल तरीके से रखूंगा ताकि आपके दिमाग में हर एक चीज सेट हो जाए। उसके लिए प्रत्यक्ष क्लास के लिए रूबरू होना होगा। तो कंपनी वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 में शासित होती है। अब कुछ प्रमुख बातें कंपनी के रूप में हम कर लेंगे। कंपनी कैसे बनती है? कंपनी बन गई तो कंपनी का पैसा कहां से आएगा, इसके सदस्य कौन होंगे, अंशधारक कौन होते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। हाँ, तो गौर करें, प्रमुख बातों के रूप में अगर हम बात करें तो पहली इसकी प्रमुख बात है कि अंशधारक जो होते हैं, कंपनी ने छोटे छोटे कंपनी ने अंशों को मार्केट के अंदर लेके आई। पूरे देश के अंदर ऐसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस है, टाटा, ऐसी कंपनी अपने अंश को मार्केट के अंदर छोड़ दी है। तमाम प्रकार के ऐसे जो अंश धारक होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं वो अंशों को खरीदते हैं, वो अंश धारक कहलाते हैं। वो अंश धारक कंपनी के स्वामी या मालिक कहलाते हैं। उन्होंने उनके अंशों को खरीदा है, वो कंपनी के मालिक कहलाए, कंपनी के स्वामी कहलाए। मगर कंपनी का उनसे वैधानिक अस्तित्व होता है, वो उनसे हटकर होता है, पृथक होता है। मगर वो जो अंश धारक कंपनी के अंशों को खरीदते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं या कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। गौर करें विद्यार्थी, प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अंशधारक ही कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। अब कई बार आता है कि कंपनी के स्वामी है अंशधारक, प्रबंधक, तो कई लोग प्रबंधक करके आते हैं कि मैनेजमेंट वो करता है, वो चलाता। नहीं, कंपनी के स्वामी कौन है? अंशधारक है, जिन्होंने कंपनी के अंशों को खरीदा है। अब ये अंशधारक इन्हें मत देने का अधिकार होता है और ये क्या कहते हैं, कंपनी के अंदर एक निदेशक मंडल बैठता है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक प्रमुख प्रबंधकर्ता को चुना जाता है। अब प्रमुख प्रबंधकर्ता को कौन चुनेगा? प्रमुख प्रबंधकर्ता जो इसके अंदर होगा, जो इस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट को देखेगा, उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल होता है, उसके अंदर प्रमुख प्रबंधकर्ता को जो चुना जाता है वो अंशधारकों के द्वारा ही चुना जाता है। बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल। अब इसके अंदर एक मीटिंग भी होती है, तमाम प्रकार की ऐसी मीटिंग होती है और मीटिंग की जो पूरी जो रचना करते हैं वो निदेशक मंडल करती है, पूरी मैनेजमेंट देखना होता है। अब निदेशक मंडल के अंदर जो प्रमुख प्रबंधकर्ता को जो चुना जाता है वो अंशधारकों के द्वारा चुना जाता है। अंशधारक मिलकर वोट देकर एक तमाम प्रकार के व्यक्ति को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर नियुक्ति करते हैं। तो गौर करें, निदेशक मंडल के अंदर प्रमुख प्रबंधकर्ता को अंशधारक चुनते हैं। इन प्रमुख बातों को ध्यान रखिए। कंपनी के स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है। विद्यार्थी, यह शब्द आया परोक्ष। अगर परोक्ष से क्या तात्पर्य है? कंपनियों का स्वामियों का व्यवसाय पर परोक्ष रूप से नियंत्रण होता है, यानी कि डायरेक्टली तो नहीं होता है मगर अप्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण होता है, यानी थोड़ा बहुत ये भी हद से कर सकते हैं। कंपनियों के स्वामियों का व्यवसाय, स्वामियों यानी कि यहाँ स्वामियों से क्या तात्पर्य है? अंशधारक। स्वामी कौन है यहाँ?
अंशधारक। अब इन अंशधारकों का परोक्ष रूप पर कंपनी पर नियंत्रण होता है, कंपनी पर कंट्रोल होता है। परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका भी इस कंपनी में कुछ हिस्सा होता है, यानी कि ये स्वामी के सदस्य इसके मालिक होते ही है, तो इनका परोक्ष रूप से यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका नियंत्रण होता है। अब कंपनी कैसे पूंजी को जुटाती है, गौर करें विद्यार्थियों। परोक्ष कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभक्त होती है। कैसे? कंपनी तमाम प्रकार के अंशों का जारी करती है, निर्गमन करती है, इश्यू करती है, लोग इसके अंशों को खरीदते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग इनके अंशों को अलग अलग रुपए में खरीदते हैं, खरीद कर ये कंपनी की पूंजी बनती है। तो कंपनी की पूंजी अलग अलग खंडों में विभाजित होती है, छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है, जिन्हें अंशधारी खरीदकर कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। अंशधारी क्या करते हैं? इन अंशों को खरीदते हैं, इन अंशों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है कंपनी के द्वारा। अंशधारक इन्हें खरीदकर इनमें पूंजी लगाते हैं और वो छोटे छोटे अंशों को जो पूंजी इकट्ठी होकर इस कंपनी की पूंजी बन जाती है और अंशधारक इस कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। अंशधारक इस कंपनी के अंशधारक जो सदस्य होते हैं वही इसके स्वामी होते हैं, इसके मालिक होते हैं। अंशधारक जो होते हैं ये अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी कि अपने अंशों को, समता अंशों को पूर्वाधिकार अंशों को दे सकते हैं। ऐसे कई होते हैं जो समता अंशधारक है, वो अपने अंशों को किसी और व्यक्ति को भी हस्तांतरित कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। मगर एक बात याद रखना, प्राइवेट कंपनी हो या निजी कंपनी हो, उनको ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, उसके जो भी अंशधारक है अपने अंशों का हस्तांतरण किसी और को भी कर सकते हैं। मगर प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी में हस्तांतरण पर बिल्कुल प्रतिबंध है, बिल्कुल रोक है। प्रमुख बात है, ऐसी चीजों को आपको समझना है, ये आपके लिए हम आगे जब कंपनी को पढ़ेंगे उसके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।